है सोलियन या पोक टेपवर्म। ये है फाइलम्स का प्लेटीहेल्मिन्थीस, क्लास सेस्टोडा, शरीर रिबन के समान होता है। सब क्लास यूसेस्टोडा, ऑर्डर टिनोइडिया, फैमिली टिनिडी, जीनस टीनिया और स्पीशीज़ है सोलियन। इसे सामान्यतः पोक टेपवर्म कहते हैं, लेकिन जो एक इसकी स्पीशीज़ है टीनिया सेजिनेटा, इसे बीफ टेपवर्म कहा जाता है। यह मनुष्य में अंतःपरजीवी के रूप में रहता है। डायजेनेटिक पैरासाइट है, 2 कोशियों के अंदर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। मनुष्य इसका मुख्य या डेफिनेटिव होस्ट है और सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वव्यापी है, जहाँ पर भी पिग पाला जाता है और उसे एज ए फूड कंज्यूम किया जाता है वहाँ ये मिलता है। शरीर इनका लंबा, पृष्ठ अधर सतह से चपटा, रिबन के समान होता है, इसीलिए इसे टेपवर्म कहते हैं, फीते की जैसे होता है। और इनके शरीर की लंबाई 3 से 5 मीटर तक लंबी होती है और कई बार ये लंबाई 8 सेंटीमीटर तक लंबी भी होती है। बॉडी ओपेक वाइट कलर की होती है, ग्रे या येलो या क्रीमी भी हो सकती है और इनका शरीर परजीवी जीवन के लिए अनुकूलित होता है। इसके शरीर के 3 मुख्य भाग हैं, हेड एंड स्कॉलिक्स, नेक, बॉडी या स्ट्रोबेला। हेड एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, रेडियल सिमेट्रिक होता है, पिन हेड के साइज़ की होता है और उसके अंदर ये 4 साइडेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ये हो गया सबसे आगे का स्कॉलिक्स, देन नेक एंड स्ट्रोबेला। स्कॉलिक्स पे 4 सकर मिलते हैं, 2 लेटरल, 1 डॉर्सल और 1 वेंट्रल। और आगे की तरफ एक रोस्टेलम पाया जाता है। इस रोस्टेलम के चारों तरफ 2 पंक्तियों में हुक्स अरेंज रहते हैं। फिर है नेक रीजन। नेक नैरोएस्ट पार्ट है बॉडी का और बडिंग जोन कहलाता है। इसमें जर्मिनेटिव टिश्यू है, जो बॉडी सेगमेंट्स हैं उनकी उत्पत्ति यहीं से होती है, इसीलिए नेक से जुड़े हुए जो सेगमेंट्स होंगे वो सबसे नए सेगमेंट होंगे और पीछे की तरफ मैच्योर होते हैं। स्ट्रोबेला या बॉडी सेगमेंट्स सबसे आगे की तरफ इमैच्योर प्रोक्लोटिड्स होते हैं, इनकी चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा होती है। मैच्योर प्रोक्लोटिड्स लंबाई चौड़ाई बराबर होती है और ग्रेविड प्रोक्लोटिड्स जिनकी चौड़ाई जो है लंबाई से कम होती है। ये डायग्राम देखिए, ये रोस्टेलम है, ये हुक्स, ये सकर्स, ये नेक रीजन, ये इमेच्योर प्रोग्लोटिड चौड़ाई ज़्यादा है, मैच्योर प्रोग्लोटिड चौकोर है और ग्रेविड प्रोग्लोटिड की क्या है, चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। रोस्टेलर पार्ट हो गया, कैटिनस हुक मिल रहे हैं, 28 संख्या में है और ये सकर्स पाए जाते हैं। नेक को एरिया ऑफ सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। ये देखिए, इस तरह से ये अरेंज्ड है। स्ट्रोबोला के अंदर 800 से 1000 सेगमेंट्स होते हैं और जेनाइटल ऑर्गन्स का लीनियर रिपीटेशन होता है, इसे प्रोग्लोटाइजेशन कहते हैं और इसी वजह से हर सेगमेंट को प्रोग्लोटेड कहा जाता है। सबसे यंग जो है वो उस तरफ होते हैं। सबसे पहले हो गए इमेच्योर, 200 होते हैं करीबन, ये नेक के जस्ट पीछे, और सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। मैच्योर प्रोग्लोटिड्स बीच के 450 हैं ये, और आगे के जो 100-150 है उसके अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और इसके पीछे वाले जो 250 है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। हर प्रोक्लोटिड एक छोटा सा उभार होता है जिसे जेनाइटल पेपिला कहते हैं और इस जेनाइटल पेपिला के ऊपर कोमल जेनाइटल पोर या गोनोपोर पाया जाता है, उसके द्वारा खुलते हैं। और ये जो पेपिला है ये हर सेगमेंट में ऑल्टरनेट होती है, एक में लेफ्ट साइड में है तो उसके पीछे वाले में राइट साइड के अंदर स्थित होगी। लास्ट है फिर राइप या ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ओल्डेस्ट है, पिछले 150 से 350 होते हैं, पोस्टीरियर एंड बनाते हैं और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डीजनरेटेड होते हैं। सिर्फ
यूटेरस पाया जाता है, हाईली ब्रांच होता है और उसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स भरे रहते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर ये प्रोग्लोटिड्स, जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स है, ये शरीर के पश्च सिरे से टूटते जाते हैं और होस्ट की फीकल मैटर के साथ में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एपोलाइसिस। न्यूट्रिशन, आहार नाल का अभाव होता है इनके अंदर, क्योंकि ये होस्ट की आंत्र में पाए जाते हैं और वहाँ पे पचा पचाया भोजन ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जो कि विसरण के द्वारा इनके शरीर में प्रवेश करता है। रेस्पिरेशन अवायवीय होता है, बहुत कम इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आगे के प्रोग्लोटिड को होती है और पीछे वाले को धीरे धीरे और कम होती जाती है। ग्लाइकोजन प्रिंसिपल रिजर्व फूड मटेरियल है और इसमें ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड्स और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी कैनाल्स और फ्लेम सेल्स से मिलकर बना है, जैसा लीवर फ्लूक में था, मोर और लेस उसी तरह का है। इसमें एक्सक्रीटरी कैनाल 4 पाई जाती है और ये 2 डॉर्सल और 2 वेंट्रल होती है। आगे की तरफ ये एक नलिकाओं के जाल बनाती है जिसे नेफ्रीडियल प्लेक्सस कहते हैं। डॉर्सल कैनाल सिर्फ एंटीरियर हर स्ट्रोबेला के एंटीरियर पार्ट पे होती है और वेंट्रल कैनाल्स लंबी होती है और शरीर की पूरी लंबाई में फैली रहती है। ये वेंट्रल कैनाल्स आपस में ट्रांसवर्स कैनाल के द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है। और सिर्फ पोस्टीरियर प्रोग्लोटिड के पोस्टीरियर पार्ट में, एक्सेप्ट द लास्ट सेगमेंट। लास्ट सेगमेंट में क्या होता है, ये एक कॉडल वेजाइकल बनाती है जो कि शरीर से बाहर एक सिंगल ओपनिंग उत्सर्जित छिद्र या एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा खुलता है। एपोलाइसिस से क्या होता है, लास्ट सेगमेंट टूट के पृथक हो जाता है, तो अब ये 2 एक्सक्रीटरी कैनाल जो है इंडिपेंडेंट एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। फ्लेम सेल्स बिल्कुल वैसी है जैसी कि फैसियोला में मिलती है। ये लेकिन इनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का नेचर ज्ञात नहीं है। नर्वस सिस्टम स्टडी मोनीजिया के अंदर की गई है। इसके अंदर स्कॉलिक्स में एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लियन पाया जाता है जो कि आपस में रिंग कमीशर के द्वारा जुड़ा रहता है। तो इस रिंग कमीशर में क्या होगा, डॉर्सल कमीशर और वेंट्रल कमीशर पाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर एक मिलता है ट्रांसवर्स या क्रॉस कमीशर के द्वारा भी आपस में जुड़ते हैं। ये गैंग्लियोनेटेड मास है। इस ब्रेन कॉम्प्लेक्स से आगे की तरफ 4 तंत्रिकाएं निकलती है, 4 तो रिंग कमीशर से और 4 क्रॉस कमीशर से, ठीक है। और ये एक छोटे गैंग्लियोनेटेड रोस्टेलर नर्व रिंग के अंदर समाप्त होती है। इस ब्रेन कॉम्प्लेक्स से पीछे की तरफ में 3 जोड़ी लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स अराइज होती है मोनीजिया के अंदर, लेकिन टीनिया सोलियम ने ये पाया गया कि इसके अंदर 5 जोड़ी नर्व्स अराइज होती है। एक जोड़ी है लेटरल नर्व कॉर्ड जो कि सेरिब्रल गैंग्लियन से निकलती है, दूसरी है डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ये डॉर्सल कमीशर से निकलती है, तीसरी है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये वेंट्रल कमीशर से निकलती है। इसके अतिरिक्त टीनिया सोलियम के अंदर 2 जोड़ी और नर्व्स पाई जाती है और ये पाई जाती है लेटरल नर्व कॉर्ड के साथ साथ में, तो उसके अंदर टोटल 10 होती हैं। हर प्रोग्लोटिड के अंदर ये सारी नर्व्स आपस में रिंग कमीशर या ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स का अभाव है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर सेगमेंट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिपीट होते हैं और मैच्योरिटी पे एक ही सेगमेंट के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, अर्थात ये उभयलिंगी होते हैं। लाइफ साइकिल इसकी कॉम्प्लिकेटेड है, डाइजेनेटिक होती है, 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है, मनुष्य और सूअर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, हर सेगमेंट के अंदर टेस्टिस मिलती है, हर सेगमेंट के अंदर ये देखिए दोनों तरफ ये मिल रही है, जो ग्लोब्यूलेटेड है ये है टेस्टिस। हर मैच्योर प्रोग्लोटिड के अंदर कई सारी
छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडीज पाई जाती है जो कि पूरे मेसेनकाइम में फैली हुई रहती है। इन टेस्टिस से प्रत्येक टेस्टिस से एक महीन डक्ट्यूल निकलती है जो कि इंटरकनेक्टेड रहती है और ये बनाती है वैसा इफ्रेंसिया। ये है वैसा इफ्रेंस। ये वैसा इफ्रेंस आपस में मिलकर एक कॉमन स्पर्म डक्ट या वैसा डिफरेंस बनाती है। दिस वन इसको ये जो है ये कॉमन डक्ट बनाती है। दोनों हर टेस्टिस से निकली वैसा इफ्रेंस और ये मिलकर बनाई एक कॉमन वैसा डिफरेंस या स्पर्म डक्ट बनाती है। ये मोटी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और प्रोग्लूटिड के लेटरल मार्जिन तक जाती है और वहाँ पर उपस्थित होता है मस्कुलर इवर्सिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन सिरस या पेनिस और ये एक शीथ के द्वारा कवर्ड रहता है। ये जो है ग्रीन कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है इसकी सिरस शीथ। इसके अंदर सेमिनल वेजाइकल नहीं मिलता है। ये जो सिरस है जो मेल जेनाइटल पोर के द्वारा जेनाइटल एट्रियम में खुलता है और ये जेनाइटल एट्रियम फिर एक कॉमन गोनोपोर जो कि जेनाइटल पेपिला ये उभार है, इस जेनाइटल पेपिला पर स्थित होता है, इसके द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। और दो सेगमेंट्स के से इसका इस तरफ में है तो इसके पीछे वाला जो सेगमेंट होगा उसका इस तरह से राइट साइड के अंदर गोनोपोर स्थित होगा। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती है ओवरी या जर्मेनियम। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, प्रोग्लोटिड के पोस्टीरियर पार्ट पर पाया जाता है, पृष्ठधर सतह से चपटा होता है और इसके अंदर अरीय रूप से विन्यासित जर्मिनल कॉर्ड्स या फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ये राइट और लेफ्ट लोब जो है वो आपस में एक ट्रांसवर्स ट्यूबुलर ब्रिज या ओवेरियम थीमस के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। ये देखिए ये दोनों तरफ के ओवरी के गोव्यूल्स हैं और ये इस ओवेरियन ब्रिज के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहते हैं। देन है ओविडक्ट। ये जो ओवेरियन ब्रिज है इसके मध्य से पीछे की तरफ में एक पतली ट्यूब निकलती है जिसे कहते हैं ओविडक्ट। ये ओविडक्ट थोड़ा सा पीछे चलने के बाद वेजाइना से जुड़ जाती है और एक फूले हुए स्ट्रक्चर के अंदर खुलती है। ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, उसको कहते हैं ऊ टाइप। और इस ऊ टाइप का एक्चुअली निर्माण किस किस से हो रहा है? इस ओविडक्ट से, इस वेजाइना से और एक और निकलती है इससे यूटेराइन कैनाल। इन तीनों के फ्यूजन से इसका निर्माण होता है। तीनों यहाँ पे आके खुल रही है और इसके चारों तरफ ये जो ग्रीन कलर का दिखाया है ये महलीज ग्लैंड के द्वारा सराउंडेड रहती है। नेक्स्ट है वेजाइना। ये है वेजाइना, एक मुड़ी हुई नलिका है। इसकी उत्पत्ति ये कहाँ से? यहाँ पे कॉमन जेनाइटल अपर्चर है, गोनोपोर है, इसी के अंदर में मिलता है फीमेल जेनाइटल पोर। ये मेल जेनाइटल पोर के कुछ पीछे स्थित रहता है और इस एट्रियम से एक ट्यूब के रूप में पीछे निकलता है और ओविडक्ट से मिल जाता है। ओविडक्ट में मिलने से पहले इसमें एक उभार पाया जाता है, इसको बोलते हैं सेमिनल रिसेप्टिकल। और ये जो सेमिनल रिसेप्टिकल और ये जहाँ इससे ये मिल रहा है ओविडक्ट से, इसके बीच का जो ट्यूबुलर पार्ट है इसको फर्टिलाइजेशन डक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है वाइटलाइन ग्लैंड्स। वाइटलाइन ग्लैंड्स एक जोड़ी पाई जाती है, एक लोब्यूलेटेड ग्लैंड है, ओवरी के पीछे की तरफ पाई जाती है और ऊ टाइप से कनेक्टेड रहती है एक छोटी वाइटलिन डक्ट के द्वारा और इसके अंदर योक सिक्रेटिंग सेल्स पाई जाती है। नेक्स्ट है यूटेरस। ऊ टाइप से अराइज होता है एक ब्लाइंड सिलेंड्रिकल ट्यूब। ये ऊ टाइप है, इससे एक ब्लाइंड सिलेंड्रिकल ट्यूब अराइज होती है। ये पूरा है यूटेरस।
यूटेराइन डक्ट है और इसका जो डिस्टल पोर्शन है ये फैलकर यूटेराइन एक्सपेंशन बनाता है। इसके अंदर हजारों की संख्या में फर्टिलाइज्ड एग्स रहते हैं और इसके अंदर 7 से 13 लिटरल ब्रांचेस पाई जाती है। ये ब्रांच्ड यूट्रस ग्रेविड प्रोग्लोटिड का इकलौता जेनाइटल स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ग्रेविड प्रोग्लोटिड के अंदर सिर्फ यूट्रस पाया जाता है, ब्रांच्ड हो जाता है ये और सिर्फ उसके अंदर यही मिलता है। फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। एक सेगमेंट का सिरस या तो दूसरे सेगमेंट में या अपने ही सेगमेंट की वेजाइना के अंदर एंटर करता है और इस तरह से जो स्पर्म रिसीव किए जाते हैं वो सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं। एग्स का फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है, मतलब इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और ये चारों तरफ से योक और एग शेल से कवर्ड रहता है ऊ टाइप के अंदर। और ये जो कैप्सुलेटेड एग है वो अब यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। उसके फलस्वरूप यूट्रस बड़ा हो जाता है, ब्रांच्ड हो जाता है और पूरा उस सेगमेंट का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। अब इस स्टेज को बोलते हैं कैप्सूल, एनकैप्सुलेटेड। इसके अंदर जो क्लीवेज है वो यूट्रस के अंदर जब है तभी स्टार्ट हो जाता है, अनइक्वल होता है, बड़े मेगामियर्स और छोटे एम्ब्रियोनिक सेल या माइक्रोमियर्स बनते हैं। उसके बाद एक रिपीटेटिव डिवीज़न से मोर्यूला का निर्माण होता है और इसके अंदर 3 तरह की सेल्स बन जाती है, माइक्रो, मीजो और मेगामियर्स, 3 तरह के होते हैं। नेक्स्ट है हेक्साकेंथ लार्वा या ऑन्कोस्फेयर। मोर्यूला जब अवस्था खत्म होने वाली होती है तब इसके अंदर 3 जोड़ी काइटिनस हुक्स बन जाते हैं और ये जो 6 हुक्ड एम्ब्रियो है इसे हेक्साकेंथ कहते हैं। इसके अंदर आगे की तरफ एक बड़ी पेनिट्रेशन ग्लैंड होती है और ये 2 हेक्साकेंथ मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, इसे कहा जाता है ऑन्कोस्फेयर। इस समय तक प्रोग्लोटिड जो है वो मैच्योर से ग्रेविड हो जाता है, साइज में बढ़ जाता है, दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ यूट्रस हाईली ब्रांच्ड बचता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन टू सेकेंडरी होस्ट। ये ऑन्कोस्फेयर स्टेज डेवलपमेंट तक होता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड के अंदर, यूट्रस के अंदर। फर्दर डेवलपमेंट होस्ट की बॉडी में पॉसिबल नहीं है और जब ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड पैरासाइट की बॉडी से डिटैच हो जाता है और उसकी फीसी के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है और ये अवस्था अब सेकेंडरी होस्ट के अंदर प्रवेश करती है। कैसे प्रवेश करेगी? जब पिग इस कॉन्टेमिनेटेड फीसीज को फीड करता है। ये हेक्साकेंथ्स जो हैं वो होस्ट के स्टमक में फ्री हो जाते हैं और इसके अंदर जो ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स थी वो डिसॉल्व हो जाती है। ये होस्ट की या सुअर की इंटेस्टाइन वॉल को छेद कर इसके अंदर इसके हुक्स हेल्प करते हैं और उसके ब्लड स्ट्रीम या लिम्फ वेसल में आ जाता है। यहाँ से ये हार्ट में चला जाता है और फिर वेरियस बॉडी पार्ट्स की मसल्स में चला जाता है। यूजुअल साइट जहाँ पर कि हेक्साकेंथ का एंसिस्टमेंट होता है वो है वॉलेंट्री मसल्स, टंग, हार्ट, लीवर और शोल्डर की। नेक्स्ट है सिस्टीसर्कस लार्वा या ब्लैडर वर्म स्टेल्स। हेक्साकेंथ में अब हुक्स ख़त्म हो जाते हैं, साइज़ के अंदर बढ़ जाता है, एक सेंट्रल कैविटी डेवलप हो जाती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है और इसको बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड वेसिकल ब्लैडर। एंटीरियर एड जहाँ पर हुक्स थे उसके ऑपोजिट साइड पर उसकी वॉल मोटी हो जाती है और उसमें इन्वेजिनेशन हो जाता है और इन्वेजिनेशन के बाद में वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, इन्वर्टेड स्कॉलेक्स बनाती है, हुक्स, सकर्स, रोस्टेलम बन जाते हैं और इसको बोलते हैं प्रो स्कॉलेक्स। इस स्टेज के एम्ब्रियो को ब्लैडर वर्म कहा जाता है या सिस्टीसर्कस कहते हैं। इसके अंदर एक बड़ा वेसाइकल है और एक स्कॉलेक्स पाया जाता है और सिस्टीसर्कस लार्वा बनने की अवस्था पिग के अंदर करीबन 10 सप्ताह में पूर्ण हो जाती है। देन है इन्फेक्शन ऑफ फाइनल होस्ट। फर्दर डेवलपमेंट जो है इस ब्लैडर वर्म का सिर्फ मुख्य परपोषी के अंदर ही होता है, पिग के अंदर नहीं होता है।
जब मनुष्य अधपके सूअर के मांस को खाता है तो ये ब्लैडर वर्म उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये उस मनुष्य की आंत्र में जाकर एक्टिव हो जाते हैं। और इनमें क्या होता है, जो प्रोस्कॉलेक्स अंदर की तरफ इनवेजिनेशन से बना था वो अब उसके अंदर इवेजिनेशन होता है और ये अब स्कॉलेक्स आंत्र भित्ति पर अपना इंटेस्टाइन वॉल पर होल्ड बना लेता है, ब्लैडर ख़त्म हो जाता है और नेक जो है बडिंग के द्वारा नए सेगमेंट्स बनाना प्रारंभ कर देती है और एडल्ट टेम्पो बन जाता है। ये देखिए, और ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड है, फीसी के साथ पास आउट हुआ सिस्टीसर्कस लार्वा और इस फीकल मटेरियल को फिर सेकेंडरी होस्ट ने खाया। यहाँ पे ये डेवलप होगा, इसके मसल्स में पहुँचता है, ऑन्कोस्फीयर डेवलप हो जाता है इस मसल्स के अंदर और जब मनुष्य अधपक के मांस को खाता है तो ये उसकी आंत्र के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके द्वारा जो डिजीज़ होती है उसे टीनियसिस कहते हैं। एब्डोमिनल पेन, नोजिया, एनीमिया, इंडाइजेशन, डायरिया, स्नोफाइल इसके अंदर कॉज होते हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं टीनिया के द्वारा प्रोड्यूस टॉक्सिन्स के कारण। इसके द्वारा इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? पर्सनल हाइजीन के द्वारा, फीकल कंटेमिनेशन ऑफ पिग फूड और इसको कंट्रोल किया जा सकता है एटाब्रिन और क्विनार्किन हाइड्रोक्लोराइड के द्वारा। ये है असाइनमेंट।